मेरी तरफ से गिफ्ट होगा आपके तमाम ऑडियंस को जो आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे या जिन्होंने किया हुआ है। मगर अगर आप ये गिफ्ट चाहते हैं कि जिसकी कम से कम वैल्यू 25,000 रुपये, जिसकी कम से कम वैल्यू 25,000 रुपये, मगर वो चूंकि आपने मुझे इनवाइट किया है, ये मेरी जानिब से गिफ्ट होगा, मगर उसके लिए आप अगली वीडियो तक ज़रूर जुड़िए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हेल्दी लाइफ का मकसद आपको वक्तन फ़वक्तन ऐसी चीज़ें और ऐसी मालूमात प्रोवाइड करना जिससे आपकी सेहत और आपकी डेली रूटीन में आपको फ़ायदा पहुँचे। इसी सिलसिले में हमने आपको बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर करी हैं मुख्तलिफ डिजीज़ पर, जिसमें हमने योग के पोस्चर बताए हैं। तो अब हम चाहते हैं बॉडी के साथ साथ आपके माइंड के साथ जो है हम कुछ आपको ऐसी ट्रेनिंग्स दें, कुछ ऐसी टिप्स दें, कुछ ऐसे टूल्स दें जिसमें आप अपने माइंड और रूह को कंट्रोल करके मुख्तलिफ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर डिप्रेशन, इन चीज़ों को आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी सिलसिले में आपने लास्ट मेरा रेडियो का प्रोग्राम देखा होगा, उसके अंदर साथ मेरे गेस्ट थे रमज़ान अली साहब। ठीक है, आज हमने उनको बुलाया है। ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन NLP और वो एक कंपनी भी रन कर रहे हैं। हम उनसे खुद चाहेंगे कि वो अपने बारे में सारा स्टार्ट बताएं और हमें NLP के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑनर दिया कि मैं आपके ऑडियंस को और लोगों को कुछ अपनी ऐसी कीमती नॉलेज शेयर कर सकूं कि जिसकी बदौलत ना सिर्फ उनकी सेहत बेहतर हो बल्कि उनके माली हालात भी बेहतर हो, उनकी रिश्तेदारी भी बेहतर हो और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी की जानिब गामज़न हो सके। बेहतरीन। नदीम साहब, ये 4 जो जुमले मैंने कहे उसके पीछे एक कहानी है, एक्चुअली एक स्टोरी है। आज से तकरीबन 4-5 साल पुरानी बात है। मैं अपनी ज़िंदगी में इंतहाई परेशान शख्स था। मेरे माली हालात बहुत ख़राब थे। मेरी रिश्तेदारियों में आए दिन मेरे अपने ऑफिस कोलीग से, अरे अपनी फैमिली मेम्बर से झगड़े हुआ करते थे। मैं बहुत वायलेंट हुआ करता था। मेरा बेटा और बेटी उस पर बहुत छोटे थे। मैं उनके साथ भी बड़ा उनको मारा करता था, मार मार के पढ़ाना। तो मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीर्ण हो गई थी। तो मैंने सोचा, एक दिन मैंने बहुत पुरसुकून हालत में अपने आप से एक सवाल पूछा कि वो क्या रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से एक बीमार आदमी तो मज़ीद बीमारी की तरफ जा रहा है मगर एक तंदुरुस्त आदमी मज़ीद तंदुरुस्ती की तरफ जा रहा है। वो ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि जो एक गरीब आदमी को गरीब से गरीब तर बना रहे हैं और एक अमीर शख्स को अमीर से अमीर तरीन बना रहे हैं। वो ऐसी क्या राज की बात है कि जिसको जानकर एक कामयाब शख्स तो मज़ीद कामयाबी की जानिब जा रहा है मगर एक नाकाम शख्स मज़ीद नाकामी की तरफ जा रहा है। ये सारे सवाल मैंने एक पुरसुकून अंदाज में एक दिन बैठ के अपने आप से पूछे। तो ज़ाहिर है, जब कहा जाता है कि शागिर्द तैयार होता है तो उस्ताद हाजिर हो जाता है। बिल्कुल। तो कलाम पाक को मैंने तिलावत करना शुरू किया, उसको मायने के साथ पढ़ा। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की एक हिदायत नसीब हो गई। सूरह निसा की आयत नंबर 79 मेरे दिल को छू गई। वो आयत का मफहूम कुछ इस तरह से है कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान पर जो अच्छाई उसको नसीब होती है वो सब के सब अल्लाह की रहमत है और जो बुराई नसीब होती है वो सब इंसान की अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर है। बिल्कुल सही। तो मैंने फिर अपने आप से पूछा कि आज ना तो मेरी सेहत अच्छी है, आज ना मेरी रिश्तेदारी अच्छी है, आज ना मेरे माली हालात अच्छे हैं। मैं ज़िंदगी में एक हारा हुआ शख्स हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में एक नाकाम शख्स हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में 25 बरसों तक साइनसाइटिस रहा। साइनसाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें आए दिन गला बहुत ख़राब रहता है और अगर वो एक्यूट लेवल पर पहुंच जाता है तो चेहरे में आसपास यहाँ पर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और मेरा चेहरा आए दिन सूझा रहता। यहाँ तक कि जब मैं वॉक करता तो मैं वॉक नहीं कर पाता क्योंकि वॉक करने से जब मसल्स की मूवमेंट होती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और डेली वर्क्स में भी आपको डिस्टर्ब? बिल्कुल बिल्कुल।
अब होता ये था कि जब मैं कुछ स्पिट करता था तो बिल्कुल रेड होता था। 25 बरसों तक मैंने इलाज किया उसका, और एज यूजुअल जो डॉक्टर साहिबान थे, ENT स्पेशलिस्ट जो थे, उनका कहना ये था कि रमज़ान साहब ये साइनस कभी नहीं जाता है ज़िंदगी से, आपको बस अब इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए और ये ज़िंदगी भर का आपका मामला है। तो मैंने सोचा बस ठीक है, अब तो ये जुड़ गया ज़िंदगी में। फिर साइनसाइटिस के बाद मैं सीवियर डिप्रेशन में आ गया। मेरे हालात नहीं बदल रहे थे, मेरी सैलरी बढ़ नहीं रही है, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें मेरी ज़िंदगी के अंदर एकदम अजीरन इसने बना दिया। तो जब कुरान की वो आयत का इत्तफाक हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है या जिसको मैं फरामोश कर चुका हूँ, और जब वो मुझे नसीब हो तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे की जानिब बढ़ सकूँ। तो ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक याद आई, जो कि हम स्कूल में पढ़ा करते थे, मगर शायद उसका मायने मुझे नहीं पता था, अब उसका मायने पता चला। और वो उसके जो मायने थे, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बिल्कुल आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे एक्शंस हैं वो मेरी सोच यानी मेरी नीयत से चल रहे हैं। जो भी एक्ट मैं कर रहा हूँ और जो भी उसका रिजल्ट्स है, एक्चुअली वो रिजल्ट्स तो बिल्कुल एंड रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट से पहले मेरे आमाल है, आमाल से पहले मेरी सोच है। इसलिए आज जो हम वीडियो बना रहे हैं लोगों के लिए, और उसका टाइटल जो हमने रखा है कि मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। अगर आप अपनी सोच के अंदर मास्टरी कर ले तो आपकी पूरी जिंदगी मास्टर बन सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जैसे ही मैंने अपनी ज़िंदगी में तलाश का सिलसिला शुरू किया, तो मैं एक दोस्त से मुलाकात हुई, आप जैसे एक बेहतरीन दोस्त से मुलाकात हुई, और उसने मेरी तवज्जो एक ऐसी स्टडी की जानिब मबजूल की कि जिसने रातों रात मेरी ज़िंदगी का यू टर्न ले लिया। और वो जो साइंस था वो था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP इसको कहा जाता है। न्यूरो का मतलब क्या होता है नदीम साहब, कि ये हमारे 5 सेंसेस, हवा से खमसा, जो कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इनायत फरमाया। कौन कौन से 5 हवा से खमसा है? यानी देखना, सुनना, चखना, सूंघना और महसूस करना। ये हमारे 5 हवा से खमसा जो हैं, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, वो तमाम एक्सपीरियंस सबसे पहले हमारे जहन में जाने से पहले इंसान उसको प्रोसेस करता है अपने 5 सेंसेस के ज़रिए। यानी कि वो कोई ना कोई एक्सपीरियंस या तो वो देख के कर रहा है, जैसे आज हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ये सारी खूबसूरती हमें नज़र आ रही है। मैं और आप एक दूसरे की आवाज़ें सुन रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ बैठे हुए वहाँ का टेम्परेचर अपनी बॉडी पर महसूस कर रहे हैं। इन पौधों की हम खुशबू महसूस कर रहे हैं। ये सारा एक्सपीरियंस जहन में जाने से पहले इंसान उसको फिल्टर करता है। बिल्कुल। तो ये पहला स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं इवेंट नंबर 1। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अपनी सोच की ना, क्योंकि सोच अगर मुस्बत है तो इंसान की पूरी जिंदगी मुस्बत है, और सोच अगर मनफी है तो इंसान की सारी जिंदगी मनफी है। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं इस वक्त सोच के हवाले से कि सोच बनती कैसे है। अगर हम अपनी सोच को समझ लें कि ये सोच बनती कैसे है, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के सारे एरियाज़ पर काबू पा सकते हैं। जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में बात की मुख्तलिफ बीमारियों की, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, फियर है, ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं कि जो ये सारी बीमारियां एंड रिजल्ट है किसी अमल का, ये रद्द अमल है, और वो अमल हमारी सोच से शुरू होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी हम थोड़ी सी सोच की बात करते हैं कि होता क्या है कि इंसान की ज़िंदगी में जो भी तजर्बा होता है वो सबसे पहले उसके 5 सेंसेस से प्रोसेस होता है। जब प्रोसेस होता है तो वो हमारे दिमाग में उस वक्त नहीं जाता। दिमाग में जाने से पहले इंसान उसको फिल्टर करता है। अल्लाह ताला ने इंसानी जहन के अंदर ये खूबी रखी हुई है कि वो सारी अननेसेसरी और गैर ज़रूरी चीज़ों को अपने जहन से चाहे तो वो डिलीट कर सकता है। तो सबसे पहले जो फिल्टर करता है इंसान अपनी सोच के अंदर, वो डिलीशन का करता है। यानी कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसी एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी से काट सकता है जो कि उसके लिए अननेसेसरी है।
मिसाल के तौर पे नदीम साहब, अगर अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अपने घर से यहाँ पर इस पार्क में तशरीफ लाए, आपको अंदाजा है कि आपने कितनी गाड़ियाँ देखी? और अगर अंदाजा है तो क्या आपको याद है आपने कितनी गाड़ियाँ देखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने इंसान आपने देखे? आपने बहुत सारे इंसान देखे होंगे ना, क्या आपके जहन में है कि वो कितने इंसान आपने देखे? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह आपने बहुत सारी इमारतें देखी, तो वो आपके जहन ने क्या किया? क्योंकि वो आपके लिए गैर ज़रूरी था, आपके जहन ने उन तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों को अपने जहन से डिलीट कर दिया, वो आपके माइंड के अंदर नहीं गए। बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, तो इंसान पहला जो प्रोसेस करता है वो डिलीशन का करता है, यानी बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को डिलीट करता है। प्रॉब्लम क्या होता है नदीम साहब, कि इंसान डिलीशन के इस प्रोसेस को अपनी अगेंस्ट में इस्तेमाल करता है। कैसे? मिसाल के तौर पे आप ऑफिस में जाते हैं, आप कारोबार में जाते हैं, आपके यकीनन बहुत से सीनियर्स भी होंगे। होता क्या है कि अगर कोई सीनियर आपको कोई एक ऐसा जुमला कह दे जो आपको बहुत तकलीफ दे मालूम हो, आपको बहुत बुरा मालूम हो, तो होता क्या, पूरा दिन खराब हो जाता है? और फिर इंसान उस चीज़ को लेके मजीद चंद दिनों तक जारी रखता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने तक का सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि इंसान डिलीशन के उस प्रोसेस को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब अल्लाह ने एक खूबी दी है और इंसान को इख्तियार भी दिया है, चाहे तो वो अपनी फेवर में इस्तेमाल करे, चाहे तो वो अपने अगेंस्ट में इस्तेमाल करे। अब इस सूरत हाल में करता क्या है इंसान के बॉस के साथ यकीनन उसके बहुत खूबसूरत रिलेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ों में बॉस ने उसकी मदद भी की होगी, मगर इंसान ने क्या किया, उसके जहन ने सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स को डिलीट कर दिया अपने जहन से। वो सब एक तरफ, और एक नेगेटिव जुमला जो है, वो एक नेगेटिव बात जो है वो एक तरफ रख दी। बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह रिश्तेदारियों में भी है। बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ के दरमियान आपस में कोई अगर ना इत्तफाकी हो गई, हस्बैंड ने वाइफ से कुछ कह दिया या वाइफ ने हस्बैंड से कुछ कह दिया, ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसमें इवेंट नंबर 1 या एक्सपीरियंस नंबर 1 क्या हुआ, कि अगर वाइफ ने किसी हस्बैंड से कुछ कह दिया, ठीक है, कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते या तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते, ये एक छोटा सा जुमला था, तो अभी तक ये जुमला एक्सटर्नल वर्ल्ड में है और ये बिल्कुल न्यूट्रल है। मगर जब इंसान ने इसको डिलीशन का फिल्टर लगाया उसके हस्बैंड ने, और डिलीशन में सारी अच्छी अच्छी मेमोरी डिलीट कर दी, तो यही वो एक छोटा सा बीज है, यही वो छोटा सा पौधा है जो बड़ा दरख्त बनकर खुदा न खास्ता उनके ज़िंदगी को, उनके रिश्तेदारियों को ख़त्म कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि सोच से बनती है ज़िंदगी। मास्टर योर माइंड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इंसान डिलीशन के इस प्रोसेस को समझ ले तो कई बीमारियों से उसकी जान छूट जाती है। बिल्कुल सही बात। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सिम्टम्स पे काम नहीं करता। जैसे आपने कहा ना, डिप्रेशन हो गया या मेरा साइनस हो गया या कोई भी ऐसी बीमारी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उसको उस मामले पे जाकर मदद करता है कि ये शुरू जहाँ से हुआ उसको जड़ से इकट्ठा ख़त्म कर दें। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को जब बीमारियां होती है, जब वो उसका इलाज करवाते हैं तो थोड़े अरसे के लिए तो बीमारी चली जाती है, मगर दोबारा से वो बीमारी आ जाती है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर हमारी जो मेडिकल साइंस है वो उसके आउटकम के ऊपर, वो उसके रिज़ल्ट के ऊपर काम करती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उसको जड़ से उखाड़ने में मदद करता है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि खुदावंद ताला ने जो प्रोसेस इंसान को दिया है, जो खूबी इंसान को दी है, वो इंसान इन मामलात के अंदर अपने अगेंस्ट में इस्तेमाल करके बीमारियों का घर बनता चला जाता है। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मैं आपसे पूछूं, हॉरर मूवी कभी आपने देखी है बचपन में या कभी? हाँ, मुझे बताइए, जब हम हॉरर मूवी देखते हैं तो क्या फीलिंग्स पैदा होती है? चेंजेस आती हैं आपके अंदर। पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? नेगेटिव होती है, आप डर जाते हैं। अब मुझे बताइए, अगर ऐसी मूवी मैं आपसे कहूं कि रोजाना सुबह घर निकलने से पहले उस मूवी को रिवाइंड कर करके देखें, आपका हाल क्या होगा? रोड भी नहीं पार कर सकेंगे और डर जाएंगे, घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। मगर मैं आपको एक चौंका देने वाली बात बताऊं, ये हॉरर मूवी इंसान रोजाना अपनी जिंदगी में रिवाइंड कर करके देखता है। वो उसके लिए डिप्रेशन का बाइस बनता है, वो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनता है, वो उसकी जिंदगी को अजीरन बना देता है। सही। जैसा कि मैंने अपनी एग्जांपल आपके साथ कोट की, मेरे साथ भी यही हो रहा था। अगर मेरे बॉस ने मुझसे कुछ बुरी बात कह दी है तो मैं उसको पालता था, उसको फ्यूल करता था
यहाँ तक कि बॉस से मेरे रिश्ते टूट गए, मुझे अपनी कंपनी छोड़नी पड़ी, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, मुझे एक दूसरे प्रोफेशन की तरफ निकलना पड़ा। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा से ये साइकिल, क्योंकि हमारे नाज़रीन के लिए ये साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके तवज्जुह से मैं सारे देखने वालों को ये बताता हूँ कि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर हम इस थॉट प्रोसेस को समझ लें तो नाज़रीन, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत शानदार बना सकते हैं, अपने रिश्तेदारियों को बहुत मजबूत कर सकते हैं, आपके माली हालात बेहतर हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद तंदुरुस्ती आपको नसीब हो सकती है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया नदीम साहब, कि जो भी एक्सपीरियंस जो इस एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर, मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड किससे कह रहा हूँ, हमारी बॉडी के बाहर जितनी भी चीज़ें वो सब हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ जाती है, और बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें वो सब के सब हमारी इंटरनल वर्ल्ड के अंदर आती है। तो हमारे जो स्पाउसेस हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ये तमाम हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर वजूद रखते हैं। तो अगर वहाँ से हमें कोई भी एक्सपीरियंस होता है वो इवेंट नंबर 1 कहलाता है, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होता है। अब इस न्यूट्रल इवेंट को इंसान इंटेंसिटी कब देता है, जब वो उसको कोई ना कोई मायने देता है, जब वो उसको कोई ना कोई इंटरप्रेट करता है, जब वो फिल्टर करता है। तो हमने पहला फिल्टर क्या सीखा, डिलीशन का, कि इंसान डिलीशन के इस प्रोसेस को अपनी अगेंस्ट में भी इस्तेमाल कर सकता है और अपनी फेवर में भी इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर वाइफ ने हस्बैंड को कॉल करके कहा कि आज मैंने आपको दिन में 2-3 बार कॉल किया, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, इसका मतलब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि एक स्टेटमेंट को जनरलाइज कर दिया, उसको बहुत सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया। अब अगर हम इसी डिलीशन के प्रोसेस को अपनी फेवर में इस्तेमाल करें, कैसे? ओके, हस्बैंड ने बहुत मेहनत कर रहा है, पूरा दिन मेहनत करता है, हमारे लिए मेहनत करता है, हमारे बच्चों के लिए मेहनत करता है, तो हो सकता है कि उसने फ़ोन इसलिए ना उठाया हो कि बॉस के साथ मसरूफ़ हो, या फ़ोन उठाने से उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता था। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, आई एम श्योर ही लव्स मी अ लॉट। ठीक है, तो इंसान चाहे तो डिलीशन के इस प्रोसेस को अपनी फेवर में इस्तेमाल, पॉजिटिव थिंकिंग। जी, अब हम दूसरे फिल्टर की बात करते हैं। दूसरा फिल्टर कहलाता है डिस्टॉर्शन, यानी रद्दो बदल करके चीज़ों को बात करता है। एक एक्सपीरियंस होना, मिसाल के तौर पे आजकल सर्दियां बहुत है कराची में, ठीक है। अब आप एक नज़र दौड़ाइए ज़रा अपने इर्द गिर्द के हालात पर। हर इंसान को फ्लू हुआ है, हाँ, बीमारियों में मुब्तला है, डॉक्टरों के धक्के खा रहा है, बुखार के अंदर मुब्तला है। ठीक है, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। मैं अपनी ज़िंदगी में 40 बरस तक हर सीज़न के अंदर फ्लू का शिकार रहा हूँ। हर सीज़न के अंदर फ्लू के वैक्सीनेशन मुझे लगाने पड़ते थे। ठीक है, उसकी वजह अब मुझे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़कर पता चली कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमने क्या किया हुआ है, अपनी सोच को प्रोसेस करते हुए इस मौसम का हमारे अपने माइंड के साथ नेगेटिव लिंक किया हुआ है। सर्दी इक्वल्स टू बीमारी, सर्दी इक्वल्स टू फ्लू, सर्दी इक्वल्स टू बुखार। सही। ये हमने क्या किया कि अब सर्दी का मौसम आप देखें, मौसम जितने भी वो क्या है, वो तो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत किस तरह से इंसान को बीमार कर सकती है, आप ये बताइए। अल्लाह की रहमत तो इंसान को तंदुरुस्ती अता फरमाती है। अभी हम इस सर्दी के मौसम में यहाँ बैठकर शूट कर रहे हैं, आप बताइए इस वक्त ये सारी चीज़ों को, इस सारे सब्जे को देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है, आपकी क्या सोच है बताइए। और ये सोच, ये सारी कुदरत के नज़ारे इस सर्दी के मौसम में आपके जहन पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, है ना। मगर क्या होता है कि जब हम इस मौसम को अपने जहन में नेगेटिवली डिस्टॉर्ट करके डाल देते हैं तो हमारा माइंड उसको सिग्निफिकेंट समझ लेता है। सिग्निफिकेंट कैसे समझता है? वो ऐसे समझता है कि ओके, सर्दी का मौसम आया है तो मेरा ये जो बॉडी है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको बीमार कर दो। अगर मैं इसको बीमार कर दूंगा तो ये घर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमारा जो जहन है बहुत सारी चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर देता है, रद्दो बदल करके चीज़ों को बयान कर देता है, और इंसान उसको अपनी अगेंस्ट में इस्तेमाल करता है, अपने खिलाफ इस्तेमाल करके बीमारियों का घर बनता है।
इसीलिए मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं, आज का जो हमारे इस सेशन का मकसद है, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। बल्कि अगर आपके चैनल के हवाले से बात करूं तो मैं ऐसे कहूंगा, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर हेल्दी लाइफ। कैसा लगेगा कि अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ को ही मास्टरी कर लें। पॉजिटिव थिंकिंग से ही आपकी जो है पूरी बॉडी की जो आपकी जो है जितनी भी आपकी तबीयत सही होना, खराब होना, नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है। बिल्कुल। तो अब डिस्टॉर्शन का जो ये प्रोसेस होता है, वो कैसे प्रोसेस होता है कि मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कि इस सर्दी के इसी मौसम को, मिसाल के तौर पे -10 डिग्री है या -2 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त सर्दियाँ चल रही है, तो वो बहुत से लोगों के लिए बीमारी का बायस बन गया। मगर उस शख्स से पूछिए जो कौन सूप बेचता है, उस शख्स से पूछिए जो यखनी बेचता है, उसकी तो ईद हो रही है। बिल्कुल। वो कहेगा ओह इतनी सर्दी में मेरा सारा ही सूप बिक गया, मेरी सारी ही यखनी बिक गई। ठीक है, तो आप देखें इवेंट अभी भी उतनी सर्दी है, ठीक है, मगर एक शख्स बीमार पड़ रहा है, दूसरा शख्स तंदुरुस्त हो रहा है, दूसरे शख्स के घर में खुशहाली है, दूसरे शख्स की इनकम बढ़ रही है उसी सर्दियों की वजह से। बिल्कुल। गर्मियों के मौसम में भी देखें तो क्या होता है, अक्सर लोग क्या कहते हैं, मौसम इतना गर्म है, मौसम इतना गंदा है कि बाहर मत निकलो, जिसको देखो बीमार है, जिसको देखो बीमार है। तो इंसान ने क्या किया, उस अल्लाह की दी हुई उस नेमत को उसने अपने खिलाफ इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन सर्दियों के अंदर बगैर स्वेटर के निकल जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी तेज़ गर्मियों के अंदर आप जो है ना बहुत ही अपनी केयर ना करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ केयर भी करें, मगर अपनी सोच को मुस्बत रखिए, अपनी सोच को इतना मजबूत रखें कि वो बीमारी दाखिल होने ना दे। सही। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ने हमारे जिस्म के साथ साथ एक जहन और जिस्म मिलकर एक जिस्म को तख्लीक करता है ना, एक वजूद को तख्लीक करता है। चलिए मैं एक एक्सरसाइज अभी आपको करवाता हूँ, ठीक है। जितने नाज़रीन हैं सब मेरे साथ ही एक्सरसाइज करें। नदीम साहब और नाज़रीन अपने सीधे हाथ को लिफ्ट करें। बहुत शुक्रिया, रिलैक्स हो जाइए। अब अपने उल्टे हाथ को लिफ्ट करें। बहुत शुक्रिया। अब आपने क्या किया, आपने ये दोनों हाथों को क्यों उठाया? रिलैक्सेशन के लिए, एक्टिविटी परफॉर्म करने। हाँ, मगर क्यों? क्योंकि आपने बोला। मैंने किसको कहा? आपने मुझे बोला। आपने किसको कहा? मैंने अपने जहन को इंस्ट्रक्शन दी। और जहन ने किसको कहा? हाथ को। नाजरीन इस चीज को आप बहुत ही गौर से सुनिए। मैंने नदीम साहब को एक इंस्ट्रक्शन दी कि वो अपने सीधे हाथ को लिफ्ट करें, तो उन्होंने सीधा हाथ लिफ्ट किया। उल्टा हाथ लिफ्ट करने को कहा तो उन्होंने मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। अब मैं तीसरी इंस्ट्रक्शन को देता हूं, नदीम साहब सिर्फ सर के बल उल्टे खड़े हो जाइए। चलिए, सिर्फ सर के बल। इम्पॉसिबल। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आपने रिजेक्ट क्यों किया मुझे? क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ना मैं उसकी प्रैक्टिस, मेरे पास प्रैक्टिस है, मैं उसके सर के बल खड़े नहीं हो सकता। और अगर आपने कोशिश की तो क्या होगा? गर्दन टूट जाएगी, इंजरी हो जाएगी। नदीम साहब ये जो बात आपने कही है ना, ये $1 मिलियन की है। साथियों ये बात $1 मिलियन की है। हमारी बॉडी हमारे माइंड को फॉलो करती है। हमारी बॉडी एक ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह हमारे माइंड की तमाम तर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। किसी शख्स के अंदर मजाल नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। किसी शख्स के अंदर मजाल नहीं है कि वो आपको बीमारी अदा कर सके। ये इंसान का अपना जहन ही है कि जो उन बातों को फिल्टर करके या तो तंदुरुस्ती की तरफ जाता है या बीमारियों की तरफ जाता है। जिस तरह आपने मेरी तीसरी इंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर कोई शख्स आपसे कहता है कि यार मौसम बहुत गंदा है, मौसम में बीमार पड़ जाओगे, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उन बातों को कबूल कर लें या तो उन बातों को आप रिजेक्ट कर लें। तो मैं आपसे ये कह रहा था, मिसाल के तौर पे अभी हमने जो बात की सर्दियों और गर्मियों के हवाले से, तो अब क्या मिसाल के तौर पे अगर कराची में आज अगर लेट्स सपोज के 5 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दियां हैं, ठीक है, अब ये क्या, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। मगर जब इंसान उसको डिस्टॉर्ट करता है, यानी वो अपना ओपिनियन उसके अंदर डालता है, या कराची के अंदर 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है, ये क्या हुआ, ये एक फैक्ट है। मगर जब इंसान इसको डिस्टॉर्ट करता है तो वो अपनी कोई ना कोई राय उसके अंदर शामिल कर लेता है। सही। और अगर वो ये राय उसका जहन कबूल कर लेता है तो हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करती है।
और अगर रिजेक्ट कर ले तो अकॉर्डिंगली फॉलो करेगी। तो इस तरह के जितने भी बिलीव्स हैं, ठीक है ना, कि भाई सर्दियों में तो सब बीमार हो जाते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोग बीमार नहीं होते हैं। गर्मियों में तो हर कोई शख्स बीमार होता था, ऐसा नहीं है। सर्दी या गर्मी एक फैक्ट है, मगर उसके पीछे इंसान ने जो अपनी डिस्टॉर्शन लगाई है वो उसका अपना ओपिनियन है। किसी के भी ओपिनियन को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपसे कहा सर के बल खड़े हो जाएं, आपने मेरी इंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट कर दिया। तो अगर हम अपनी जहन के अंदर कोई भी चीज दाखिल होने से पहले ये सवाल पूछ लें कि क्या ये फैक्ट है या क्या ये ओपिनियन है। फैक्ट है तो कबूल कर लें, और ओपिनियन है तो आप हमेशा उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टॉर्शन के इस प्रोसेस को भी इंसान अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकता है और अपने अगेंस्ट में भी इस्तेमाल कर सकता है। फेवर में इस्तेमाल करेगा तो वो तंदुरुस्त रहेगा, और अगेंस्ट में इस्तेमाल करेगा तो बीमारियों का घर बन सकता है। तो हमने डिलीशन की बात की और डिस्टॉर्शन की बात की। तीसरा फिल्टर भी है जिसे कहते हैं जनरलाइजेशन। याद रखिएगा नदीम साहब, हम अपनी सोच की इस वक्त बात कर रहे हैं कि सोच बनती कैसे है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मास्टर योर माइंड, मास्टर योर हेल्दी लाइफ, ठीक है। जनरलाइजेशन में क्या होता है? मिसाल के तौर पर रिलेशनशिप में किसी के साथ धोखा हुआ, ठीक है, रिलेशनशिप में किसी के साथ कोई धोखा हुआ, तो वो शख्स क्या कहता है? रिश्तेदारी तो निभानी ही नहीं चाहिए क्योंकि रिश्तेदारी बहुत खराब चीज है। क्या किया उसने? एक इवेंट को जनरलाइज कर दिया अपनी पूरी जिंदगी पर। आपने एक जुमला सुना होगा रिश्तेदारियों के हवाले से, शादी के हवाले से, कि ये तो एक ऐसा फल है जो जिसने खाया वो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। अब आप ये देखिए, अब ये किसी का ओपिनियन है एक्चुअली। मैं समझता हूँ कि ये जो रिश्तेदारी है, ये तो शादी है तो बड़ी मुकद्दस चीज़ है, ठीक है ना। शादी से तो दो रूहों का मुलाकात होती है, एक नई जिंदगी वजूद में आती है उससे। तो ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई कि जिसने खाया वो भी पछताया, ना खाया वो भी पछताया? ऐसा ये बिल्कुल जनरलाइजेशन है। ये वो शख्स कहता है कि जिसके साथ कोई ना कोई एक या दो प्रॉब्लम हुए हो, ठीक है। इसकी अगर एक और एग्जाम्पल दे दें, बिजनेस में किसी का लॉस हो गया, ठीक है, किसी ने नया नया बिजनेस खोला और उसका लॉस हो गया। अब वो क्या जनरलाइज करेगा कि बिजनेस तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि बिजनेस में लॉस हो जाता है। तो उसने क्या किया? एक छोटे से इवेंट को जनरलाइज कर दिया और नेगेटिविटी फैला दी फॉर अदर्स। बिल्कुल। मैं आपको अपनी बात करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 30-35 बरस तक जॉब करता रहा हूँ, ठीक है। जब से मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ी, अपनी सोच का प्रोसेस मैंने समझा और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मैंने सोचा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। आप यकीन कीजिए, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने, सब ने मना किया। अच्छी भली जॉब है, क्यों छोड़ रहे हो? बिजनेस का कुछ पता नहीं है, बिजनेस में ज़्यादातर नाकाम है, कोविड है, कोविड के अंदर जॉब नहीं है, बिजनेस बंद हो चुके हैं, तो तुम्हारी भी बहुत परेशानी होगी। सही। मगर मैं आपको बात बताऊं, जितना बिजनेस मैंने कोविड में किया वो मेरी कई महीनों की सैलरी से बेहतर था, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको ये समझा रहा हूँ कि कोई भी इवेंट हमारे जहन में, यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरनल वर्ल्ड तक पहुँचने में इंसान उसको फिल्टर करता है। या तो वो कुछ चीज़ों को डिलीट कर देता है, कुछ चीज़ों को रद्दोबदल करके अपने जहन के अंदर डालता है, और कुछ चीज़ों को जनरलाइज करके अपने जहन के अंदर डालता है। सही। तो अब तक जो रमजान साहब मैंने समझा है कि NLP इज़ ऑल अबाउट योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग, लेकिन इसमें NLP का मैं जानना चाहता हूँ कि NLP जो है एक टूल है जिसके अंदर, या एक तरीका इलाज है जिसके अंदर एक डॉक्टर और एक पेशेंट का रिश्ता है, या एक ट्रेनर और एक लर्नर का रिश्ता है कि एक उस्ताद ने एक चीज़ सिखा दी, आपको एक टूल दे दिया, नाउ यू हैव लर्न, नाउ यू स्टार्ट योर लाइफ एंड अप्लाई NLP टूल्स। बिल्कुल। देखें, अच्छा, अभी जो हम थॉट प्रोसेस की बात कर रहे थे, मैंने कहा ना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। N का मतलब है न्यूरोलॉजी, यानी हमारे 5 सेंसेस, ठीक है। L का मतलब है लैंग्वेज,
जो हमने डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन की बात की, वो इंसान उसको कोई ना कोई मायने दे रहा है। सही। अगर तो वो मायने पॉजिटिव है तो इंसान के अंदर एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट जनरेट होता है, ठीक है। अगर तो वो मायने नेगेटिव है तो इंसान के अंदर नेगेटिविटी यानी एक नेगेटिव स्टेट जनरेट होता है। पॉजिटिव स्टेट को रिसोर्सफुल स्टेट कहा जाता है, नेगेटिव स्टेट को अनरिसोर्सफुल स्टेट कहा जाता है, पॉजिटिव स्टेट को डायनामिक स्टेट कहा जाता है और नेगेटिव स्टेट को स्टक स्टेट कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इंसान का जो बाय डिफॉल्ट स्टेट है ना, वो प्लेफुल है, वो है रिसोर्सफुल। अल्लाह ताला ने, जब आप बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चों को आप देखते हैं कैसी जिंदगी आ जाती है उन बच्चों की अदाओं को देखकर, जिस तरह वो बोलते हैं, तता तोतला करके बोलते हैं, ठीक है ना। चावल को बोलते हैं तावल, मम्मा पापा को कहते हैं ताता पाता, ऐसा कुछ कहते हैं। अब आप बताइए, बच्चे के उस प्लेफुल स्टेट को देख के आपको अच्छा महसूस होता है या खराब? बहुत अच्छा महसूस होता है। अब आपको याद होगा कि जब हम बचपन में थे, स्कूल में जब पीटी हुआ करती थी, फुटबॉल खेल रहे हैं या आपस में दोस्तों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे, किसी की तू मैं हो जाती थी, मगर अगले दिन क्या होता था? दोबारा दोस्ती हो गई, सब भूल गए, ठीक है। बचपन में हमारा डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन का जो प्रोसेस था बहुत ही उरूज पे था, उसकी परसेंटेज हाई थी। एब्सोल्युटली। अच्छा, बड़े होते गए वो नीचे आते गए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा जी, क्या है, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर गए, घुटने छिल गए, खेलते खेलते गिर गए, कोहनियां छिल गई। मुझे बताएं, घुटनों के लिए कोहनियों छिलने के बाद कभी डॉक्टर के पास गए? कभी नहीं। वो बच्चा खुद ब खुद हिल हो जाता है। जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर होता है तो उसका माइंड बहुत ही पॉजिटिव केमिकल्स उसकी बॉडी में रिलीज करता रहता है, जिससे उसका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है कि वो अपनी सेहत को खुद ब खुद हील कर देता है। सही। अल्लाह ताला ने इस हीलिंग का प्रोसेस इंसान जात के अंदर रखा हुआ है। सही। आप शेव करते हैं ना, अक्सर कट भी लग जाता है, ब्लीडिंग भी हो जाती है, क्या आप डॉक्टर के पास गए? नहीं। खुद ब खुद हील हो जाता है। बिल्कुल। खुदा न खास्ता किसी की फ्रैक्चर हो जाए, नदीम साहब, दुनिया में कोई इलाज आज तक नहीं आया जो आपकी हड्डी को जोड़ सके। कोई इलाज ऐसा नहीं है। डॉक्टर क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा प्लास्टर करेगा, रेस्ट। हीलिंग पावर किसका है? इंसान का अपना, और वो उसकी जहन से जा रहा है। एक्सटर्नली आपको विटामिन दी जाते हैं, विटामिन डी दे दिया, कैल्शियम दे दिया, बिल्कुल बूस्ट करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर होता है तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होता है, उसके अंदर एक जॉय की फीलिंग्स आती है, उसके अंदर तंदुरुस्ती की फीलिंग्स जनरेट हो जाती है। मगर जब इंसान अपने उन हालात को नेगेटिवली मीनिंग देता है तो उसके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती है, डिप्रेशन पैदा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है, एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। तो इंसान चाहे तो उसको अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल हो सकता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का अभी जो आपने सवाल पूछा, एनएलपी क्या करता है कि इंसान को उसके अनरिसोर्सफुल स्टेट से, स्टक स्टेट से उसके अंदर एक रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल होने में उसकी मदद करता है। सही। अब जो एनएलपी है उसके समझ लीजिए इनिशियली प्रैक्टिशनर लेवल पे 2 लेवल हैं, ठीक है। एक कहलाता है प्रैक्टिशनर और एक एडवांस लेवल होता है, इसको कहते हैं मास्टर प्रैक्टिशनर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों लेवल किए हैं। अब या तो इसके 2 तरीके हैं, या तो बंदा एक इससे थेरापी भी हासिल कर सकता है और ये सीख भी सकता है। थेरापी के लिए कोई शख्स मेरे पास आता है, कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फियर ऑफ डेथ आ रहा है, ठीक है। तो एज अ एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर मैं उसके साथ कन्वर्सेशन करता हूँ। कम से कम 2 घंटे का ये कन्वर्सेशन होता है, जिसके अंदर हम ये रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके जहन से ऐसे कौन से पैटर्न उजागर हो रहे हैं जो उसको फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं, जो उसको डिप्रेशन दे रहे हैं। सही। बहैसियत मास्टर प्रैक्टिशनर के लिए वो 2 घंटा मेरे साथ बैठता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 या 2 सिटिंग के अंदर वो अपने फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम कर लेता है, अपनी एंग्जाइटी को ओवरकम कर लेता है, अपने फियर को ख़त्म कर सकता है 2 से 4 घंटे के अंदर। सही। ठीक है, तो ये उसका थेराप्यूटिक मेथड हो गया। दूसरा क्या है कि ये आप सीख भी सकते हैं।
सही। ये आप सीख भी सकते हैं। जो टूल्स मैं किसी पर अप्लाई करता हूँ वो टूल्स मैं किसी को सिखा भी सकता हूँ कि इंसान किस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट के अंदर जाए। क्योंकि जब बात हो रही है हमारे अपने जहन की, तो इंसान अपने जहन से अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर ले जाकर अपना इलाज खुद भी कर सकता है इन टेक्निक्स के जरिए। सही। अब इसमें क्या होता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर, जब थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, NLP तकरीबन 1970 की बात है। 1970 के अंदर जब दो नौजवान हुआ करते थे, एक का नाम था डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर और दूसरे का नाम था जॉन ग्रिंडर। रिचर्ड बैंडलर उस वक्त 17 या 19 साल का एक नौजवान था, ठीक है। वो साइकोलॉजी सीख रहा था अभी, मगर उसकी एक खूबी ये थी कि उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, तो वो डॉक्टर्स की किताबों को एडिट करता था। तो उस ज़माने के एक बहुत मशहूर साइकोथेरापिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रिट्ज पर्ल। फ्रिट्ज पर्ल अपनी कुछ किताबें रिचर्ड बैंडलर को दिया करते थे कि वो उसको एडिट करें। एक दिन क्या हुआ कि रिचर्ड बैंडलर जब फ्रिट्ज पर्ल की किताबों को एडिट कर रहा था, तो उसने पाया कि ये फ्रिट्ज पर्ल ने जो अपने पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस लिखे हैं बड़े मैजिकल है। वो एक्सपीरियंस क्या थे? कोई शख्स कहता है मुझे 40 साल से डिप्रेशन था, मगर जैसे ही मैं फ्रिट्ज पर्ल के पास आया, 4 से 5 सिटिंग्स के अंदर मेरा डिप्रेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इसी तरह कोई लोग आते हैं कि मैं 50 सालों से अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी बीमारियों से गुजर रहा था, मगर फ्रिट्ज पर्ल के साथ जब मैंने बातें की, उनके साथ जब मैंने थेरापी की, तो उन्होंने 4 से 5 सिटिंग के अंदर मुकम्मल तौर पर हील कर दिया। रिचर्ड बैंडलर जब फ्रिट्ज पर्ल के पास गए, उन्होंने पूछा कि इतने मैजिकल काम आप किस तरह से कर रहे हैं, मैं उसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो फ्रिट्ज पर्ल ने बैंडलर से कहा कि ओके ठीक है, आप मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आपको हैरानी होगी ये जानकर कि फ्रिट्ज पर्ल ने क्या किया, 3 महीने उस डॉक्टर के सामने बैठा और उस डॉक्टर को ऑब्जर्व किया कि ये किस तरह से थेरापी कर रहा है, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो किस तरह की वोकैबुलरी यूज कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है जब वो अपने किसी पेशेंट के साथ राब्ता करता है, ठीक है। तो उसने 3 महीने के अंदर रिचर्ड बैंडलर की फ्रिट्ज पर्ल की तमाम चीज़ों को उसने मॉडल कर लिया। सही। फ्रिट्ज पर्ल जो 40-50 सालों से ये थेरापी कर रहा था लोगों की, वही चीज़ रिचर्ड बैंडलर ने सिर्फ चंद महीनों के अंदर मॉडल करके उसी तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। ज़बरदस्त। तो उसने ये पाया कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग किसी को मॉडल करने का नाम है, किसी के एक्सीलेंस को मॉडल करने का नाम है। कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, तो आप उसकी कामयाबी को मॉडल करके आप भी कामयाब हो सकते हैं। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में बरसों तक बीमार रहा है और जब वो तंदुरुस्त हो गया, तो अगर कोई तीसरा शख्स ये जान ले कि वो शख्स किस तरह से तंदुरुस्त हुआ, तो वो भी उसको कॉपी करके, उसको मॉडल करके तंदुरुस्त हो सकता है। जैसे आपने अपनी ज़िंदगी की स्टोरी तो आपके चैनल में तमाम लोगों को पता है कि आप एक ओवरवेटेड शख्स थे, मगर आपने एक प्रोसेस को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ पे लिया। आपने अपनी ज़िंदगी के उन इवेंट्स को डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके अपनी फेवर में इस्तेमाल किया, और आज आपकी ये जो बॉडी है, जो बॉडी का शेप आपने इख्तियार किया हुआ है, आज आपने अपनी ज़िंदगी में जो तंदुरुस्ती इख्तियार की हुई है, उसकी बदौलत आप इतने कामयाब हैं, आप एक बेहतरीन पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप इस लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो ये आपने एक चीज़ किसी को मॉडल करके आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया। और अगर मैं आपसे ये सीखना चाहूँ कि आपने जो किया वो मुझे सिखा दें और मैं भी उसको फॉलो कर लूँ, तो आप भी उन चीज़ों को उसी तरह से फॉलो करके अपनी सेहत को आप बेहतर कर सकते हैं। तो NLP के हवाले से जो आपने कहा कि ये किस तरह से काम करता है, तो ये दोनों तरीके से काम करता है और मैं दोनों ही काम करता हूँ। अगर किसी को थेरापी चाहिए, मिसाल के तौर पे इमोशनली अगर कोई बहुत रिचार्ज्ड है, कोई जज्बाती तौर पर, मिसाल के तौर पे एंगर की बात हम करते हैं, मिसाल के तौर पे फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि लोग आके कहते हैं कि यार मुझे पता नहीं, बस ये जो गुस्सा है बचपन से। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ। जब मैंने लोगों के साथ बात की, एक 55 साल का शख्स मेरे पास आया। कितना? 55 साल का।
उसके 2 बच्चे हैं। उसकी बेटी मेरे ख्याल 22-23 साल की है और बेटा 25 साल का है। वो शख्स दुबई में रहता है। दुबई से उस शख्स ने मुझे कॉल किया। जब उसको मेरे बारे में पता चला उसने मुझे कॉल किया और एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन बताई। कहता सर एक मदद चाहिए आपसे, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा कि मुझे अपनी अम्मी को देखकर खौफ आता है और अपनी अम्मी से खौफजदा होकर ही मैंने पाकिस्तान छोड़कर मैं दुबई गया हूं। कितनी उम्र है? 55 साल। मैंने कहा अच्छा ये कब से है? कहता है सर बचपन से। मैं अपनी अम्मी से बहुत सहमा रहता हूँ, डरता हूँ, मैं उनसे बात करने में मुझे बड़ी तकलीफ रहती है। और जब मैं पाकिस्तान में भी रहता था तो जिस कमरे में अम्मी होती थी मैं वहाँ नहीं रहता था, मैं दूसरे कमरे में चला जाता था। तो उसने कहा कि मेरे इस खौफ का आपको इलाज कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में बिल्कुल इलाज है। वो शख्स मेरे पास आया। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर एक टूल होता है जिसे कहते हैं हिप्नोसिस। जब हम हिप्नोसिस के प्रोसेस से किसी इस तरह के क्लाइंट को, अव्वल तो हम किसी को पेशेंट नहीं कहते हैं, सही। क्योंकि हम समझते हैं इस दुनिया में कोई पेशेंट नहीं है, ठीक है? पेशेंट इंसान खुद बनता है, अल्लाह ने किसी को मरीज पैदा नहीं किया इस दुनिया में, ठीक है? तो हम उसको क्लाइंट कहते हैं। तो मेरा वो जो क्लाइंट था उसको जब मैंने NLP की कुछ टूल से, प्रोसेस से उसको गुजारा, सही। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास, हमारे जहन के अंदर अल्लाह ने ऐसी खूबी दी है कि वो माजी के उन इवेंट को रिकॉल कर सकता है जो कॉज बनते हैं इस तरह के फ्रस्ट्रेशन के, जो कॉज बनते हैं इस तरह के एंगर के। सही। तो जब मैंने उसको प्रोसेस से गुजारा तो उसके जहन में क्या चीज़ रिकॉल हुई कि सर मैं इस वक्त 5 साल का हूँ। क्या कहा? कितने साल का था वैसे वो? 55 साल का। और अब वो क्या कह रहा है? सर मुझे नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त 5 साल का हूँ। मेरे वालिद और वालदा आपस में लड़ रहे हैं। मेरे वालिद ने जोरदार प्लेट फेंकी मेरी माँ के ऊपर और वो प्लेट स्टील की थी, उससे इतना शोर पैदा हुआ कि मैं डर गया एकदम। वो मोमेंट था जो उसके माइंड में ट्रिगर हो गया। और उस वक्त से लेके 55 बरस तक की उम्र तक वो शख्स अपनी माँ से खौफजदा होता रहा। सही। तो एक प्रोसेस के जरिए जब इस तरह का इवेंट आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर हम उसको रीफ्रेम करते हैं। उस इवेंट को रीफ्रेमिंग कहा जाता है। कुछ लोग खुद कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करवाना पड़ता है, कुछ लोगों को करवाना पड़ता है, ठीक है? इसी तरह एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको वाकया बताता हूँ। जब हम ये ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे टीचर ने ये वाकया हमसे शेयर किया कि उनके पास भी एक शख्स आया जो कि तकरीबन 48 साल का था। उसकी 2 बेटियां थी। उसने कॉल किया कि सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं रास्ते में किसी को थूकता हुआ देखता हूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है। मैं गाड़ी से निकल के उससे लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाता हूं। तो अब तक नौजवान था तो कोई मसला नहीं था, गाली गलौज हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, 2-4 हाथ लगा देता था मैं, क्योंकि उस शख्स ने थूका क्यों। अब मेरे साथ मेरी वाइफ होती है, मेरी बेटियां होती है, मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता हूं। तो आप प्लीज मेरे इस एंगर को दूर करने के लिए मेरी मदद करें। तो वो शख्स हमारे मास्टर के पास आया। हमारे मास्टर ने सिर्फ 2 घंटे का उनसे सेशन लिया। ये सारी चीजें 2 घंटे के अंदर खत्म हो सकती है। सही। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हमारे उस टीचर ने ये प्रोसेस से उसको गुजारा तो वो क्या देखता है पता है? सर मैं इस वक्त 1.5 बरस का हूं। कितने साल का? 1.5 साल का हूं। मेरे वालिद वालदा दोनों जॉब करते हैं और मुझे नानू के पास छोड़ गए और नानू ने मेरे मुंह पर थूका। उस वक्त 1.5 साल का था, मुझे कुछ पता नहीं था, मगर मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। तो 1.5 साल की उम्र से 48 साल की उम्र तक मैं हर शख्स को थूकते हुए जब देखता हूं तो मेरे अंदर आग लग जाती है। वो टाइमली डिलीशन नहीं कर पाया। एब्सोल्युटली। वो तो छोटा बच्चा था ना। छोटा बच्चा था। अब क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, इस प्रोसेस पे इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग। सही। ठीक है। अब आप देखिए कि इसको खत्म कैसे किया जा रहा है। मास्टर ने पूछा, देखो तुम्हारी 2 बेटियां हैं, कल को तुम नाना बनोगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूर। क्या तुम अपने नवासे पे थूकना चाहोगे?
कहता सर ये कैसे मुमकिन है, पोता पोती नवासा नवासी तो जान होते हैं दादू की नानू की, उनको कैसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं? तो तुम समझते हो कि तुम्हारे नाना ने तुम पर जानबूझ के थूका ही होगा? कहता है हाँ ये बात तो मुमकिन नहीं है। नाना की उम्र कितनी थी? 65 साल। हो सकता है वो बुजुर्ग थे, खांसी आ गई हो, खांसते खांसते हो सकता है उनके मुंह से कुछ फ्यूम्स आ गए हो। सही। ये भी हो सकता है खाना खा के वो वॉश बेसन के पास हाथ धो रहे हो, पानी के कुछ छींटे उड़े हो, तुमने समझा कि उन्होंने थूका। सही। तो हाँ ये सर ये बात तो दुरुस्त है। तो इस तरह करके 2 घंटे के अंदर इस प्रोसेस से इस पूरे इवेंट को रिफ्रेम कर दिया। सही। यानी डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज कर दिया उसकी फेवर में। डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उससे पहले वो इंसान को बीमार करते रखा 40 वर्षों तक। सही। मगर 2 घंटे के अंदर उसका हील हो गया। सही। फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद उसने उस शख्स को फोन किया, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरा वो गुस्सा खत्म हो गया है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लोग थूके ना थूके, मैं अपनी गाड़ी में पुरसुकून हालत में होता हूँ। मगर दूसरा मसला हो गया। सही। बोलते क्या? कहता है सर हर थूकता हुआ शख्स नाना नजर आता है। जबरदस्त। तो जबरदस्त। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, मैंने कहा ना कि हम उसके इफेक्ट पर काम नहीं करते हैं, हम उसके सिम्टम पर काम नहीं करते किसी बीमारी के, हम उसकी रूट कॉज। अब आपको मैंने 2 वाक्य सुनाए, दोनों का रूट कॉज क्या था? माजी, उनका बचपन, जो कि एक ऐसा इवेंट था जो हमारे माइंड ने उसको लॉक कर दिया था। सही। ठीक है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आप चाहे तो सीख भी सकते हैं, आप चाहे तो अगर सब जैसे देखें, मैंने इसमें मास्टरी की, ठीक है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लोगों की मदद करूं, मगर जरूरी नहीं है कि हर इंसान की ख्वाहिश यही हो कि वो NLP को सीखे। सही। आप चाहें तो आप डॉक्टर के पास जाके अपनी थेरापी भी करा सकते हैं, या डॉक्टर से ये पूछे कि सर मुझे सर्जरी करनी, आप मुझे सिखाएं कि सर्जरी कैसे होती है। दोनों तरीके हैं ना, आप चाहें तो खुद डॉक्टर बन जाएं, और अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना तो ठीक है भाई, जब कोई बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाइए, सिंपल है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपको याद होगा जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो मुझे पहली बार ये पता चला जब मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कंटेंट देखा, तो उसमें यही था कि इमोशंस पर आप 2 मिनट के अंदर कंट्रोल कर लीजिए, अपने आप को अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर जाने में आप 5 मिनट के अंदर अपने थॉट को चेंज कर सकते हैं। सही। और इंशाल्लाह अभी हम जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको कम से कम 1 से 2 ऐसी एक्सरसाइज करवाऊंगा कि जहां पर आप अपने नेगेटिव स्टेट को 5 मिनट के अंदर पॉजिटिव कर सकते हैं, या लेस देन 5 मिनट्स। जबरदस्त। तो अभी तक हमने जो भी किया, हम इस वीडियो के अंदर उसको सम अप करते हैं। जी बिल्कुल। हमने ये देखा कि इंसान का जो वजूद है उसके अंदर इंसान को अल्लाह ताला ने जहन भी दिया है और अल्लाह ताला ने जिस्म भी इनायत फरमाया है। जहन के अंदर ये खूबी दी है कि कोई भी इवेंट जब इंसान बाहर की दुनिया से अंदरूनी दुनिया के अंदर दाखिल करता है तो उसको फिल्टर कर सकता है, या तो वो उसको डिलीट कर सकता है, या तो वो उसको डिस्टॉर्ट यानी रद्दो बदल करके अपने जहन के अंदर पहुंचा सकता है, या फिर उसको जनरलाइज करके अपने जहन के अंदर डाल सकता है। फिल्टराइजेशन के इस प्रोसेस को इंसान अपनी फेवर में भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। जब इंसान फिल्टराइजेशन के इस अमल को अपनी फेवर में इस्तेमाल करता है तो वो तंदुरुस्ती की तरफ जाता है, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, चेहरे पर रोशनी रहती है, हर जगह खुशबू इसकी स्मेल करता है और हमेशा तंदुरुस्त रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, जॉय में रहता है। मगर जब इंसान अपने उस बाहरी दुनिया के इवेंट को अपने खिलाफ इस्तेमाल करता है तो उसके जहन में नेगेटिव स्टेट जनरेट होता है और ये नेगेटिव स्टेट लीड करता है उसको डिप्रेशन की तरफ, फ्रस्ट्रेशन की तरफ, एंजाइटी की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, मार धाड़ की तरफ, बर्बादी की तरफ। तो अगर इंसान उस फिल्टराइजेशन के अमल को सीख ले, अगर फिल्टराइजेशन को अपनी फेवर में इस्तेमाल करें तो इंसान हमेशा तंदुरुस्ती की जानिब जाएगा। और जब इंसान तंदुरुस्त रहेगा तो उसके अमाल, उसके एक्शंस, इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जब इंसान की सोच पॉजिटिव हो गई तो उसके अमाल पॉजिटिव हो गए,
जब आमाल यानी एक्शंस पॉजिटिव हुए तो इंसान का रिजल्ट भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नसीब होंगे उसको, यानी हमेशा वो तंदुरुस्त रहेगा, हमेशा वो खुश रहेगा। और जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी का तज्जिया करता है तो उसका जहन हमेशा उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, हमेशा उसको रिसोर्सेज तलाश करने में मदद करता है, तो चाहे वो तंदुरुस्ती के लिए हो, चाहे वो अमीर बनने के लिए हो, चाहे वो दौलतमंद बनने के लिए हो, या उसको उसकी रिश्तेदारी को बेहतर करने के लिए हो। तो आई थिंक मुझे यकीन है बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा माशाल्लाह। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन भी कराएं। हम आपका कांटेक्ट शेयर करते हैं स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन से कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, आपका नाम क्या ऑर्गेनाइजेशन का और किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूर साथियों, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एम्बेसी ऑफ रिच माइंडसेट। नईम साहब, ये जो मैंने नाम रखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी का तज्जिया करने के बाद उस अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ये नाम बनाया। एम्बेसी का मतलब क्या होता है? सिफारत खाना। बिल्कुल। सिफारत खाने में कौन काम करता है? सफ़ीर। सफ़ीर का काम क्या होता है कि एक अमन का पैगाम, एक मोहब्बत का पैगाम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाना। बिल्कुल। हर मुल्क के अंदर एम्बेसीज होती है, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी सारी दुनिया के अंदर है। तो वो एम्बेसी क्या करती है कि पाकिस्तान का एक अमन का एक बहुत खुशगवार पैगाम दुनिया को पहुंचाता है। तो मुझे ये ख्याल कैसे आया कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं जिनके अपने ब्रांड होते हैं, वो क्या करते हैं पता है? ब्रांड एम्बेसडर हायर करते हैं। बिल्कुल सही कहा। जो कि हमारे मुल्क के लेजेंड होते हैं। मिसाल के तौर पे वसीम अकरम है, शाहिद आफरीदी है वगैरह। ये किसी ना किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है और उनकी ब्रांड को प्रोमोट करते हैं हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है। तो मैंने सोचा कि 40 बरस तक मेरी जिंदगी इतनी खराब गुजरी और सिर्फ 3 साल के अंदर मेरी जिंदगी के अंदर 360 डिग्री का चेंज आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिप्रेशन रातों रात गायब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साइनस रातों रात गायब हो गया। तो क्या जरूरत है इंसान को जिंदगी भर गुर्बत की? क्या जरूरत है इंसान को जिंदगी भर परेशान रहने की? क्या जरूरत है इंसान को जिंदगी भर बीमार रहने की? हमारे यहाँ इंसान एक गरीब घराने में पैदा होता है, जिंदगी भर किराया भरते 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 मर जाता है, मगर वो अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम एम्बेसी ऑफ रिच माइंडसेट इसलिए रखा कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग मुझसे ट्रेनिंग हासिल करते हैं वो मेरे सफ़ीर हैं, वो मेरे एम्बेसडर हैं। और एम्बेसडर किसके? रिच माइंडसेट के। कि जाएं, जो आपने मुझसे सिखाए लोगों को बताइए। जो लोग परेशान हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग बीमार हैं, उनको बताइए, बस खत्म कीजिए इसको। सही। अल्लाह ने इस जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाया, जैसे ये पौधे इतने खूबसूरत हैं, इतने फूल इतने खूबसूरत हैं कि इसको देखकर आपकी तबीयत खुश हो रही है। ये माहौल इतना खूबसूरत है, ये सूरज इतना खूबसूरत है, ये हवाएं इतनी पुरफजा है कि इसको देख के तंदुरुस्ती बनती है। सही। तो अल्लाह ताला ने किसी इंसान को बीमार नहीं बनाया, और बल्कि बीमारी तो इस जहन ने सीखी ही नहीं है, इंसान ने खुद इस बीमारी को पैदा किया है। तो मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है एम्बेसी ऑफ रिच माइंडसेट। आप भी मेरे सफ़ीर बन सकते हैं, आप भी मुझसे ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, आप मुझसे हीलिंग हासिल कर सकते हैं। और मेरा नंबर है 034528311517। आपकी स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप ज़रूर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और आप जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी फैमिली के साथ भी जुड़ सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी जुड़कर उनकी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए उनके सफ़ीर बन सकते हैं। एम्बेसडर ऑफ रिच माइंडसेट आप भी बन सकते हैं। मेरी तरफ से गिफ्ट होगा आपके तमाम ऑडियंस को जो आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे या जिन्होंने किया हुआ है। मगर अगर आप ये गिफ्ट चाहते हैं कि जिसकी कम से कम वैल्यू 25,000 रुपये, जिसकी कम से कम वैल्यू 25,000 रुपये, मगर वो चूंकि आपने मुझे इनवाइट किया है, ये मेरी जानिब से गिफ्ट होगा, मगर उसके लिए आप अगली वीडियो तक ज़रूर जुड़िए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रमज़ान साहब, थैंक यू आपके टाइम का, और बहुत ही अच्छी चीज़ें हमने सीखी हैं आज NLP से रिलेटेड। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद NLP की टेक्निक्स, टूल्स, और रमज़ान साहब से हम बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रही आज की वीडियो, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी नई चीज़ें जानी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरह से नेगेटिव चीज़ों को वहीं स्टक कर देता है, जो कि उसको टाइमली डिलीट करना होता है, और वो डिलीट नहीं कर पाता अपने जहन से, उस चीज़ को रिमूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आने वाली लाइफ के अंदर
वही चीज़ें जो है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उन चीज़ों को दोबारा से आपने रिफेस किस तरह से करना है, वो टूल्स किस तरह से करना है, अपनी रूह को, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह बिल्ड करना है, इसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद चीज़ें सिखाएंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक हेल्दी रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।